हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। हम लोग बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने दो वीडियोस डाले हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें हमने टोटल 220 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग 221 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को देखना। सो गाइज चलिए क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 में जो गया में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह कथन किसने कहा था? ये जो कथन कहा गया है कि सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है, ये किसके द्वारा ये कथन कहा गया है? तो ये कथन कहा गया है सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत पहली बार कब आया था? तो 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928 को आया था। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय क्या था? तो जो नेहरू रिपोर्ट था ये किसकी अध्यक्षता में लाया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट लाया गया था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। ठीक है, भारत की संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर ये रिपोर्ट तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित कब किया गया था? लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1929 में। ठीक है, दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, मांग की गई थी। तो ये 1929 में हुआ था। नेक्स्ट है, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का पताका किसने उठाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो वो कौन था जो समाजवाद का समर्थक था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो ये कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है वो समाजवाद के समर्थक थे और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेहरू जो थे वो समाजवाद, नेहरू का जो समाजवाद था ये सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था। नेक्स्ट है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो 1929 में तो पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, लेकिन 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को किसने उठाया था? तो ये उठाया गया था मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा। मौलाना हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को पहली बार 1921 में उठाया था। और ये 1921 के किस अधिवेशन में? अहमदाबाद में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में इस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया गया था। और ये जो 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की गई थी हकीम अजमल खान के द्वारा। ठीक है, लेकिन ये जो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को जो उठाया था मौलाना हजरत मोहानी ने, उस टाइम गांधी जी जो है इस मांग के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है, दांडी यात्रा कब की गई? दांडी यात्रा कब हुई थी? तो दांडी यात्रा देखिए महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 में क्या हुआ था? 12 मार्च 1930 को जो है गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था और ये साबरमती आश्रम से इन्होंने स्टार्ट किया था, जिसमें 70-80 जो हैं वो उनके साथी थे। और 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचे थे और वहाँ पे नमक कानून को भंग किया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो दांडी यात्रा कब की गई थी? 1930। नेक्स्ट है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था?
तो साबरमती से। नेक्स्ट है देखिए ये वाला, सॉरी पहले मैं बता दूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है 1930 में महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। इसमें बहुत बच्चे मतलब ये 2019 का क्वेश्चन है, 2019 में जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था, तो दांडी दिया था, किसी ने साबरमती दिया था, लेकिन आयोग ने इसका आंसर साबरमती माना था। ठीक है, नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया। तो नमक सत्याग्रह के दौरान जो है बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ जो है कर का विरोध किया था। वो कौन सा कर था जिससे सरकार का विरोध किया गया था, तो वो चौकीदारी कर था। ठीक है, चौकीदारी कर। नेक्स्ट है 1929 में खुदाई खितमगार को किसने संगठित किया। तो 1929 में जो है ये खुदाई खितमगार ये किसके द्वारा संगठित किया गया था, तो ये किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। और खुदाई खितमगार को लाल कुर्ती के नाम से भी, रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका। तो यही देखिए अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि बिहार के जो लोग थे वो क्या बोलते हैं किस चौकीदारी कर के विरोध कर रहे थे ना, तो वो यही था बेगूसराय का बेगूसराय का वो चौकीदारी कर था, इसके विरुद्ध आंदोलन किया गया था। तो ये किसका हिस्सा बना था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद जो है गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। तो गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये 3 हुआ था। तो इसमें जो पहला वाला हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो पहली बार हुआ था, इसमें कौन से भारतीय नेता ने भाग लिया था, तो इसमें भाग लिया था मौलाना मोहम्मद अली ने। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। देखिए ये जो हुआ था ना प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये 1930 में हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। 89 लोग जो हैं वो इन्होंने भाग लिया था, और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। और इस 89 लोगों में मौलाना मोहम्मद अली भी थे, और लोगों का नाम याद रखिएगा, कुछ लोगों का नाम जो तेज प्रताप सरपू थे, और फिर आगा खान थे। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर थे। तो ये सब नाम याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन में मोहम्मद मौलाना अली मैच कर रहा है। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता कब हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के टाइम। ठीक है, 1931 में गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था ना, 1930 में पहला, 1931 में दूसरा, और 1932 में तीसरा। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने जो है पहले और तीसरे में भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ एक बार भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जिसमें गांधी जी गए थे कांग्रेस का नेतृत्व करके। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। तो तीसरा वाला 1932 में हुआ, पहला 1930 में, दूसरा 1931 में, और तीसरा 1932 में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, पहले और तीसरे में नहीं लिया था। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, ये जो है किस प्रश्न के पर असफल रहा था। तो ये हुआ था भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है मांग किया गया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिकता, ये सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व का, जिसकी वजह से जो है ये असफल रहा था। भीमराव अंबेडकर जो है वो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा मांग रहे थे, जिसको गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया था। इस पे ये असफल रहा। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे। तो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन में भाग लिया था इन्होंने 1931 में, तो ये लंदन से खाली हाथ वापस लौटे। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी। तो ये तेज प्रताप सरपू और M.R. जयकर थे। उनके प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के बीच समझौता हुआ था, और
जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। तो ये किसने इसमें भूमिका निभाई? तेज प्रताप सरपू और एक और नाम है M.R. जयकर। ठीक है, याद रखिएगा दोनों नाम, तेज प्रताप सरपू और M.R. जयकर। नेक्स्ट है 5 मार्च 1931 को कौन सा समझौता हुआ था? तो इरविन गांधी समझौता। नेक्स्ट है अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया था। ये पहली बार, ये किसके लिए था? अछूतों के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो सांप्रदायिक अवार्ड जो है इसमें दलितों के लिए 71 सीट दी गई थी और पूना पैक्ट में जो है 100 इसको बढ़ा करके 147 कर दिया गया था। तो कितनी सीट दी गई थी? 71 और 147। नेक्स्ट है पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? पूना जो समझौता जो हुआ था इसका उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। नेक्स्ट है अपने किस कार्यकारिणी समिति में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो किस कार्यकारिणी समिति में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो ये कांग्रेस कार्यकारी कमेटी 1937 में। नेक्स्ट है फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? तो फरवरी 1938 में जो बिहार की चुनी हुई सरकार में ने इस्तीफा दे दिया था, किस कारणवश से दिया था? तो ये राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की वजह से दिया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि राजनीतिक जो कैदी थे कुछ, उनकी कांग्रेस जो है वो उसका रिहाई चाहता था। कांग्रेस उसकी रिहाई मांग रहा था राजनीतिक बंदियों का, और वो जो गवर्नर जो पर राज्य के जो गवर्नर थे वो इसका विरोध कर रहे थे। इसी बात को लेकर जो है इस्तीफ़ा दे दिया था इन्होंने। तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के मुद्दे पर इस्तीफ़ा दिया था। नेक्स्ट है बिहार किसान सभा से कौन जुड़े हैं? बिहार किसान सभा की शुरुआत जो है स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, और ये 1929 में हुई थी। 1929 में स्वामी सहजानंद के द्वारा बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी, जिसमें उनका साथ दिया था कार्यानंद शर्मा, यदुनंद शर्मा थे, कार्यानंद शर्मा थे, राहुल संकीर्त्यान थे, इन लोगों ने राहुल संकीर्त्यान थे और पंचानंद शर्मा थे। इन लोगों ने जो है इनका सहयोग किया था। तो बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 में स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में हुई थी और इन लोगों ने इसका साथ दिया था, कार्यानंद शर्मा, यदुनंद शर्मा और राहुल संकीर्त्यान। तो क्वेश्चन है कि बिहार किसान सभा से जुड़े हुए कौन थे? तो ये चारों ही बिहार किसान सभा से जुड़े थे। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक हुई थी ये कहाँ पे हुई थी? पटना में हुई थी। और ये कब हुई थी? 1934 में पटना में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। कब किया गया था? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन जो है ये 1936 में किया गया था लखनऊ में। 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। बाद में इसका नाम बदल के अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। ठीक है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की जगह पे सभा हो गया था ये बाद में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी ये किसके द्वारा की गई थी? स्वामी सहजानंद के द्वारा ही इसकी अध्यक्षता की गई थी। और NG रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। ठीक है, NG रंगा महासचिव चुने गए थे और स्वामी सहजानंद जो है इसके अध्यक्ष थे। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया? 1936 में। नेक्स्ट है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने की थी। और महासचिव किसे चुना गया था? NG रंगा को। नेक्स्ट है वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। ये कब किया था? तो देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है ये तो किसानों
के नेता थे। तो इन्होंने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ जो है अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था, और ये उन्होंने किया था 1949 में अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले। ठीक है, मृत्यु से ठीक पहले इन्होंने इसका गठन किया था, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये 1949 में किया गया था। नेक्स्ट है भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत ट्रेड यूनियन की स्थापना जो है एम एन जोशी के द्वारा की गई थी 31 अक्टूबर 1920। 31 अक्टूबर 1920 में एम एन जोशी के द्वारा भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या है? ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से लेकर 39। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हमने पढ़ा पटना में हुई थी 1934 में। तो पहली बैठक भी मतलब पहली बैठक में से स्थापना ना, स्थापना जब हुई तभी पहली बैठक हुई, तो 1934। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण जो है ये किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बारे में देखें, कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो इसकी स्थापना की गई थी 1934 में पटना में, और इसका स्थापना संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव जो है कांग्रेस समाजवादी के संस्थापक थे। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। कांग्रेस सोशलिस्ट मतलब समाजवादी। नेक्स्ट है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार के सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक भी जयप्रकाश नारायण ही थे। इन्होंने 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। नेक्स्ट है जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था? तो 12 अप्रैल 1946 को जयप्रकाश नारायण जो है लाहौर के किले जेल से रिहा होके आए थे, और उसी दिन जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। तो कब मनाया गया था? 12 अप्रैल 1946 को। ठीक है, तो अप्रैल 1946। नेक्स्ट है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो 1938 में, ये तो फेमस क्वेश्चन है, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा गुजरात में है। हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में। उसमें अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो प्रांतीय सरकारों का जो गठन हुआ था ये 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है इंपीरियल कैडेट कॉपर्स की स्थापना किसने की थी? इंपीरियल कैडेट कॉपर्स की स्थापना ये किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी 1901 में। नेक्स्ट है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना, और बटलर कमेटी को भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। नेक्स्ट है ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन जो है ये 1927 में किया गया था। इसमें विभिन्न रियासतों से लोग जुड़े थे। 700 से अधिक जो है कार्यकर्ता जुड़े थे ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस में। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से लेकर 45 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, तो इस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल का कार्यकाल क्या था? 1940 से लेकर 45। नेक्स्ट है नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा है? ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे इसके मतलब इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाली हूँ, इंटरेस्टिंग। तो देखिए नाउ और नेवर पैम्पलेट जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, रहमत अली, चौधरी रहमत अली। इन्होंने जो है 1933 में
एक पैम्पलेट लिखा था नाउ और नेवर नाम से, मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं। और इसमें उन्होंने जो है एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी, ठीक है, एक अलग राष्ट्र की मांग की थी और जिसका नाम पाकिस्तान रखा था, ठीक है, पाकिस्तान रखा था। और बताया था इसकी रचना कैसे होगी पाकिस्तान की, तो पी से बताया था पंजाब, ठीक है, ये मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोगों को पता होगा ये। पी से पंजाब, ए से अफ़गानिस्तान, के से कश्मीर और एस से सिंध और तान से बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान। तो ये नाउ और नेवर पैम्पलेट रहमत अली ने लिखा था और इसमें क्या लिखा था कि अभी नहीं तो कभी नहीं में क्या लिखा था कि एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की गई, पाकिस्तान की मांग की गई। और पाकिस्तान की रचना जो है कैसे की थी, पाकिस्तान की पंजाब, अफ़गानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट है पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो पाकिस्तान के अलग राज्य का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था, तो मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की थी, ठीक है। तो पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो 1940 में पारित हुआ था पाकिस्तान प्रस्ताव। नेक्स्ट है व्यक्तित्व सत्याग्रह किसने आरंभ किया था। व्यक्तित्व सत्याग्रह जो है, देखिए कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में तथा युद्ध से अपने आप को अलग रखने के लिए 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था, जिसमें विनोबा भावे जो थे वो प्रथम सत्याग्रही थे, ठीक है। तो किसने आरंभ किया था, विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, इन्हीं के द्वारा आरंभ किया गया था। और प्रथम तो सबको पता होता है, दूसरे सत्याग्रही कौन थे मुझे पता है, मैं बोलूँगी कमेंट करने बताने, आप लोग नहीं बताने वाले हैं। तो दूसरे जो सत्याग्रही थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, पहले थे विनोबा भावे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है व्यक्तित्व सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे थे। नेक्स्ट है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग जो है ये किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था। तो क्रिप्स प्रस्ताव को जो है ये महात्मा गांधी ने उत्तर तिथीय चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी है और जवाहरलाल नेहरू ने उसी में जोर दिया कि ऐसा बैंक जो टूट रहा है। तो ये क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक की संज्ञा ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी क्रिप्स मिशन को। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में जो है कांग्रेस की वार्षिक बैठक हुई थी, ठीक है। 7 अगस्त 1942 को बैठक हुई थी, कहाँ, बम्बई के ग्वालियर टैंक में। ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक कहा जाता है। बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में 7 अगस्त 1942 को बैठक हुई थी, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी कि भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि हुई और थोड़ा बहुत कुछ संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को जो है ये प्रस्ताव स्वीकार किया गया, ठीक है। और स्वीकार करने के बाद 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हो गया, ठीक है। 7 अगस्त को बैठक हुई, 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ और 9 अगस्त 1942 को आंदोलन आरंभ हो गया। और आंदोलन के आरंभ होते ही, ठीक है, आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है महात्मा गांधी के सहित अन्य कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। तो अब बात है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो जब आंदोलन स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है महात्मा गांधी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो जब गिरफ्तार कर लिया गया ना, तब भी ये आंदोलन जारी रहा और ये ऐसा आंदोलन था जो नेतृत्वहीन था, मतलब इसका कोई नेतृत्व करता ही नहीं था क्योंकि सारे बड़े बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो देखिए ये भी कहा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन ऐसा पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का पहला ऐसा आंदोलन था जो नेतृत्वहीन था, ठीक है। और नेतृत्वहीनता की स्थिति में भी इसने अपने उद्देश्य को पूरा किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, किसी ने भी नहीं किया था, ये नेतृत्वहीन था।
नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था, तो 9 अगस्त को आरंभ हुआ था। 7 अगस्त को बैठक हुई, 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ और 9 अगस्त को आरंभ हो गया था, 9 अगस्त 1942। नेक्स्ट है करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है, तो यही जब बैठक हुआ था 8 अगस्त को, जब प्रस्ताव पारित किया गया था, उसी टाइम महात्मा गांधी ने ये मंत्र दिया था, कहा था करो या मरो का मंत्र, कहा था मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इसका मतलब है या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। तो ये जो किससे संबंधित है ये कथन, करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन से, किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट है 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो 6 जुलाई 1942 में जो वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा ही इसकी चर्चा की गई थी, 6 जुलाई को ही की गई थी, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में, इसलिए इसको वर्धा प्रस्ताव भी बोलते हैं। तो उस टाइम जब 6 जुलाई 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कहा था, चर्चा किया था बस, तो उस टाइम इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे उस टाइम। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है 1940 से लेकर के 46 तक लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। तो 1942 में भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही रहेंगे। तो यही 6 जुलाई 1942 को जो चर्चा किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, यही 7 अगस्त को फिर बैठक हुआ था ग्वालियर टैंक में, फिर 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ और 9 अगस्त को शुरू हो गया था आंदोलन। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, चर्चिल थे। चर्चिल का मैंने कार्यकाल बताया था आपको 1940 से लेकर 45 तक। नेक्स्ट है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था, तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी मतलब बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ ले जाया गया था, नज़रबंद कर दिया गया था, तो गांधी जी को किया गया था आगा खान पैलेस में, ठीक है, पूना के आगा खान पैलेस में गांधी जी को कैद किया गया था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ तो बहुत दंगा हुआ था उसमें, तो किस क्षेत्र में ये सबसे अधिक व्यापक रहा था भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन सबसे अधिक व्यापक रहा था बिहार और संयुक्त प्रांत, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और संयुक्त प्रांत में सबसे ज़्यादा व्यापक रहा था। 1 और 4 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ तो कहाँ गिरफ्तार करके भेजा गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भेजा गया था बांकीपुर जेल में। महात्मा गांधी को कहाँ भेजा गया था, आगा खान पैलेस में, और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में। नेक्स्ट है 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए, तो 7 दिसंबर को योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे, तो योगेंद्र शुक्ल को जो है योगेंद्र शुक्ल जो है ये क्या इनको गिरफ्तार कर लिया गया था ना भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे इनको भी, तो ये 7 दिसंबर 1942 को जो है ये हजारीबाग जेल से भाग आए थे, हजारीबाग जेल में ही इनको कैद करके रखा गया था और ये वहाँ से 7 दिसंबर 1942 को भाग आए थे, ठीक है, नहीं 7 दिसंबर नहीं 9 नवंबर को भागे थे, सॉरी 9 नवंबर को योगेंद्र शुक्ल जो है वो हजारीबाग जेल से भाग आए थे और फिर मुजफ्फरपुर में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है, और फिर 7 दिसंबर 1942 को मुजफ्फरपुर जेल में जो गिरफ्तार किया था वहाँ से बक्सर जेल ले आए थे। तो क्वेश्चन है कि 7 दिसंबर डेट दिया कि 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे, तो 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल मुजफ्फरपुर जेल से बक्सर जेल लाए गए थे, तो यहाँ ऑप्शन में बक्सर कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, इसका आंसर बक्सर हुआ, बक्सर जेल लाए गए थे। ओके, नेक्स्ट है 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं हजारीबाग जेल में गिरफ्तार किया गया था वे कौन थे, तो 9 अगस्त 1942 को 2 नेताओं को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल ले जाया गया था। कौन कौन थे वो नेता, तो वो थे शिव कुमार और रामानंद। शिव कुमार और रामानंद को जो है हजारीबाग जेल में गिरफ्तार करके ले जाया गया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए थे, इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी, उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था, तो जब गिरफ्तार हुए थे तो उसमें बिहार में बहुत ज़्यादा दंगा हुआ था और रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी, इसमें सबसे अधिक प्रभावित जिला जो था वो पटना था।
नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान कब मिली थी? तो जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के समय में मिली थी। जब सारे नेता गिरफ्तार हो गए थे, तो कुछ ऐसे नेता थे जो गिरफ्तार नहीं हो पाए थे, तो उसमें जयप्रकाश नारायण थे, राम मनोहर लोहिया थे, अरुणा आसिफ अली थी, और इन लोगों ने जो है गुप्त रूप से जनता को निर्देश दिया था, बहुत अच्छा काम किया था भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ही मतलब राष्ट्रीय स्तर के नेता के द्वारा पहचाने गए। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया गया है। कथन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहा। कारण क्या था? इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। तो देखिए, कथन बिल्कुल सही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो है ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहा था। कथन सही है। कारण क्या बोल रहा है? इसका विचार था कि आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। ऐसा कोई विचार नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो था ये 1940 के बाद से ही मतलब किसी भी आंदोलन में भूमिका नहीं निभा रहा था। तो ऐसा कोई विचार इस वजह से नहीं था, तो इसलिए कारण गलत है, लेकिन कथन सही है। तो इसका आंसर क्या होगा कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना मार्च 1942 में राज बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया था, और वहीं पे भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। तो कब किया गया था आज़ाद हिंद फौज का गठन? 1942 में। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की गई थी राज बिहारी बोस के द्वारा, तो 7 जुलाई 1943। ठीक है, 7 जुलाई 1943। 1942 में आज़ाद हिंद फौज की ये स्थापना की गई थी, और 7 जुलाई 1943 को राज बिहारी बोस ने जो है आज़ाद हिंद फौज का कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथ में दे दिया, और सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को क्या किया? सिंगापुर में एक भारत के अस्थाई सरकार का गठन करके आज़ाद हिंद सरकार का निर्माण किया। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी राज बिहारी बोस ने, उन्होंने 7 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का कमान सौंप दिया, और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थाई सरकार का गठन करके आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की। नेक्स्ट है, 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। कहाँ आई? सिंगापुर में अस्तित्व में आई। नेक्स्ट है, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो INA जो थी ये डॉक्टर मोहन सिंह थे, इनको सबसे पहले ख्याल आया था आज़ाद हिंद फौज का। ठीक है, तो किसके दिमाग की उपज थी? डॉक्टर मोहन सिंह। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। नेक्स्ट है, सच्चिदानंद सिन्हा किससे जुड़े थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो है भारत छोड़ो आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे, ना दांडी मार्च से जुड़े थे, ना सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े थे, इनमें से किसी से भी नहीं जुड़े थे। सच्चिदानंद सिन्हा आपको पता है कि ये संविधान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, अस्थायी अध्यक्ष बने थे ये। और संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, इससे कौन जुड़े रहे थे और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे थे? तो वो कौन थे जो सुभाष चंद्र बोस के साथ फॉरवर्ड ब्लॉक और INA इन दोनों में ही जुड़े हुए थे? तो वो थे सीलभद्र याजी जो थे वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े हुए थे। और सीलभद्र याजी कौन थे? ये बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। बारदोली कहाँ है? बारदोली जो है ये हमारा गुजरात में है। ठीक है, चौड़ा चौड़ी हत्याकांड हुआ था। ये चौड़ा चौड़ी कहाँ पे? चौड़ा चौड़ी उत्तर प्रदेश में है। यरवदा जेल आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में है। और नोआखाली पश्चिम बंगाल में है। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 2 है, चौड़ा चौड़ी। बी का 4 ठीक है। यरवदा जेल महाराष्ट्र, सी का 1, नोआखाली पश्चिम बंगाल, डी का 3। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था?
कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है वो 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था, यानी भारत आया था। तो 1946 में आया था ना, यहाँ ऑप्शन सब में 1942 दिया हुआ, तो इसका आंसर होगा ऑपोजिट में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता है ये किसके द्वारा की गई थी? इसकी अध्यक्षता की गई थी कैबिनेट मिशन की सर पैंथिक लॉरेंस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। भारत और इसके साथ 2 अन्य सदस्य भी जुड़े थे, स्पैटफोर्ड क्रिप्स, ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, और एक और थे, एवी अलेक्जेंडर नाम था, वो नौसेना मंत्री थे। तो अध्यक्षता किसने की थी? पैट्रिक लॉरेंस ने। नेक्स्ट है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो पैट्रिक लॉरेंस जो इसकी अध्यक्षता की थी ये तो थे सदस्य। स्पैटफोर्ड क्रिप्स के बारे में मैंने बताया कि ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, और एक और थे एवी अलेक्जेंडर, ये नौसेना मंत्री थे। तो ये तीनों तो सदस्य थे। वेवेल इसका सदस्य नहीं था। नेक्स्ट है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो कौन सा अध्यक्ष था? तो अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो है ये मैंने बताया था 1940 से लेकर 46 तक 6 वर्षों तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, और इन्होंने ही क्रिप्स मिशन जब 1942 में आया था इससे भी, और लॉर्ड वेवेल ये 1945, इन दोनों से ही वार्ताएं की थी, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो 1947 में जब भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित किया जा रहा था उस टाइम कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी था। जेबी कृपलानी जो है ये 23 नवंबर 1946 से लेकर के नवंबर 1947 तक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, और नवंबर 1947 में इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट, सन 1947 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी ने जो है इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद दिल्ली में एक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित हुआ था 1947 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इनके इस्तीफ़ा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। नेक्स्ट है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक अप्रैल से मई 1942 में जो हुई थी, इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक हुई थी मई 1942 में। निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्य विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में समक्ष हुए थे, वो कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किए थे। तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत किसने स्वीकार किया था? तो ये नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को स्वीकार कब किया गया था? 1853 के चार्टर एक्ट में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो ये 1786 के एक्ट के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1935 ने समाप्त किया किस चीज़ को? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, ये सुमेलित करना है। पुस्तक और लेखक, ठीक है, पुस्तक और लेखक है, इनको सुमेलित करना है। ओहो, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसके लेखक कौन थे? तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया जो है ये
चंद के द्वारा लिखा गया था, जिसमें भारत का स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है। तो हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये ताराचंद के द्वारा लिखा गया था। ए का 1 होगा, ए का 1 देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन ए में भी है और सी में भी है। आगे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया तो ताराचंद ने लिखा, इन बिहार किसने लिखा है? तो हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार जो है ये के दत्ता के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो 2 का ई हो जाएगा, 2 का ई। ओके, आगे देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन नीचे ऐसा नहीं 2 मिल गया तो सी मार देंगे, चेक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट है आनंद मठ। आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया? आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, ये तो बहुत फेमस है। 3 का एफ। और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस ये किसके द्वारा लिखा गया? प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस जो था ये लिखा गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। 4 का सी। और आवर इंडियन मुसलमान, आवर इंडियन मुसलमान जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था W हंटर के द्वारा। तो हमारा सारा ही मैच कर रहा है ऑप्शन सी वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर से देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ताराचंद ने लिखा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये किसने लिखा? के दत्ता ने लिखा। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रिंसेस ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय। आवर इंडियन मुसलमान W हंटर। नेक्स्ट है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में जो फ्री हिंदुस्तान अखबार है ये शुरू किया गया था तारकनाथ दास के द्वारा। नेक्स्ट है इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट का लेखक जो है वैलेंटाइन सिरोल था। और ये वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा है ना। बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा जाता था। ये किसने कहा था? यही वैलेंटाइन सिरोल था, इसी ने कहा था, जो इंडियन अनरेस्ट का लेखक है। नेक्स्ट है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो दुर्गेश नंदिनी जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? तो दुर्गेश नंदिनी जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक हैं। और 1865 में लिखा था इन्होंने दुर्गेश नंदिनी, और ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास था। इनका पहला उपन्यास था जो इन्होंने 1865 में लिखा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? पटना से किस अखबार का प्रकाशन होता था? तो 1931 में दरभंगा के महाराजा थे कामेश्वर सिंह, इन्होंने ही द इंडियन नेशन का प्रकाशन शुरू किया था। ठीक है, और ये किया था इन्होंने पटना से। तो किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन का। 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने इसका प्रकाशन शुरू किया था। नेक्स्ट है झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत जो है किसके द्वारा लिखा गया था? श्यामलाल पार्षद के द्वारा। नेक्स्ट है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हो गई थी, ये कितने वर्षों के लिए हुई थी? तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जो है ये सरकार के खिलाफ भड़काने वाले लेख लिखने के लिए गिरफ्तार किया था, राजद्रोह का मुकदमा चलाकर। उसमें इनको 6 वर्ष तक के लिए जेल हुई थी। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था। तो पहले भारतीय कौन थे जो स्वाधीन भारत में पहले प्रथम गवर्नर जनरल का पदभार संभाले थे? तो सी राजगोपालाचारी जो है ये स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे। सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय थे। नेक्स्ट है कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? गुरुदेव के नाम से किसको जाना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा प्रधानमंत्री, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, इनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर दंगा हुआ था? तो ये मारवा के द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली जो तमिलनाडु में है वहाँ पे भयंकर दंगे हुए थे। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो 1947 के बाद जो है सर्वाधिक योगदान दिया गया था ये अरुणा आसिफ अली के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य कार्यक्रमों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में ये बात किसने कही थी? तो 1946 में ये बात कही गई थी सरदार पटेल के द्वारा कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे अगर हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे।
सरदार पटेल के द्वारा ये बात 1946 में कही गई थी। नेक्स्ट है अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। नेक्स्ट है फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले? राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। अब ये वाला तो पक्का कमेंट करो, बिहार के वे कहाँ से रहने वाले थे वो। नेक्स्ट है रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा जो है वो अम्हाड़ा पटना के निवासी थे, अम्हाड़ा पटना के निवासी थे। और रामचंद्र शर्मा जो है ये बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। नेक्स्ट है विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति कौन सा नहीं था? तो स्वतंत्रता पूर्व जो बिहार में भूमिहार, राजपूत और कास्त जातियाँ जो थी इनका वर्चस्व था, लेकिन कुर्मी का नहीं था। तो नहीं पूछ रहा ना किसका नहीं था, तो कुर्मी का नहीं था। नेक्स्ट है देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो देवबंद के वो कौन से विद्वान थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद के बारे में देखते हैं। अबुल कलाम आज़ाद ने जो है इंडिया विंग्स फ्रीडम नाम की पुस्तक निकाली थी। ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया विंग्स फ्रीडम जो है किसकी पुस्तक है? अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। और ये 6 साल तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। कब? 1940 से 46 तक। ये मैंने बार बार बताया है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया, राजगोपालाचारी थे, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773। नेक्स्ट है भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब कब पारित किया गया? तो भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए जो एक्ट पारित किया गया वो कब कब किए गए? तो सबसे पहली बार जो एक्ट पारित किया गया था वो 1835 में किया गया था, ठीक है। और उसके बाद प्रेस और पुस्तक का पंजीकरण अधिनियम आया था 1867। फिर आपको पता है लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था 1878 में, जिसके द्वारा जो है सरकार के बिना इजाज़त के कोई भी पत्र नहीं निकाला जा सकता था। उसके बाद लॉर्ड मिंटो के द्वारा 1908 में प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट आया था। तो ये कब कब आया? 1835, 1867, 1878 और 1908। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के सबसे करीबी वर्ष को पहचानिए। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है 1925 में होती है। दोनों की स्थापना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में होती है 1925 में, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना नागपुर में होती है 1925 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी जो है ये सब इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और हमने बीपीएससी के मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको पसंद आया है, हमारा मेहनत अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपने खुद से कितना क्वेश्चन सॉल्व किया था और वीडियो कैसा लगा है। सो थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।